हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी की अभी आने वाली परीक्षाएं हैं, जिसमें वीडियो, जूनियर असिस्टेंट और पैट 2023 की परीक्षाएं हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस की परीक्षा है और उसके अलावा जो बैंक पीओ की है, एसएससी सीजीएल है, इन सब परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उन 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है। उस सीरीज के 5 वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो गए हैं। आज हम लोग 6वां वीडियो रिलीज कर रहे हैं। ये 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज है, तो आज की सीरीज में हम लोग 251 से 300 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। ये 10 वीडियोस के माध्यम से टोटल 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं कवर कर रहे हैं। तो पार्ट 6 का पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो इस सीरीज का 251 क्वेश्चन है। निम्नलिखित किन सम्राट के शासन काल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही जवाब है वो शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी के शासन काल में भारत का पहला रुपया जो है वो मुद्रित हुआ था। जो मुद्रा मुद्रित हुई थी वो चांदी की थी। चांदी का एक सिक्का मुद्रित हुआ था और उसका वजन जो था वो 178 ग्रेन या 178 ग्रेन था। ठीक है, ये चांदी का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास बाबर और लोधी, अकबर और हेमू, अली राजा और चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर और लोधी। तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो 1556 में आपका हुआ था युद्ध, और ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, ऑप्शन पहला है अबुल फजल अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। और मुल्ला दो प्याजा अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो इसका जो आपको गलत जवाब बताना है वो बताना है। तो अबुल फजल तो वजीर थे, ये ठीक है। ये राजा मान सिंह जो है ये अकबर के वित्त मंत्री ना होके अकबर के ये क्या थे? सेनापति थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसका क्वेश्चन का गलत है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। बाकी जो अब्दुल रहीम खान खाना है ये बैरम खां के पुत्र थे और कवि थे। मुल्ला दो प्याजा जो थे इनके मुख्य सलाहकारों में से एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? ऑप्शन है 1605 से 1627, 1627 से 1658, 1658 से 1707 और 1707 से 1748। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये जहांगीर का शासनकाल जो है वो 1605 से 1627 के बीच में रहा है। ठीक है, अकबर के बाद जो है वो जहांगीर राजा बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ये थॉमस रो जो था वो किंग जेम्स प्रथम जो था उसका दूत बन के आया हुआ था भारत में। बताना है जहांगीर से कहाँ मिला। ऑप्शन झांसी, अजमेर, आगरा और इलाहाबाद। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये थॉमस रो जो है वो जहांगीर से अजमेर के किले में मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ये औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली शाहजहां के शासनकाल में ही जो है वो शिवाजी ने अपने आप को शक्तिशाली करना स्टार्ट कर दिया था। बट शाहजहां के काल में कभी भी मुगलों और मराठों के बीच में सीधा टकराव नहीं हुआ। ये टकराव स्टार्ट हुआ औरंगजेब के काल में 1665 में पुरंदर के युद्ध में। ये शिवाजी और औरंगजेब का जो सेनापति था जय सिंह, इनके बीच में पुरंदर में लड़ाई हुई थी। बाद में जाके जो पुरंदर की संधि से खत्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर जिसने इसकी रचना की और पूरा किया? ऑप्शन है आपके गयासुद्दीन, अल बुखारी, अमानत खान सिराजी और मोहम्मद अब्दुह। तो एक्चुअल में जो सुलेख कैलीग्राफी है, ताजमहल की आप दीवारों पे देखेंगे, फ्रंट वाली दीवारों पे, तो इस पे जो है वो आयतें लिखी हुई है, जो उर्दू भाषा में कुछ आयतें लिखी हैं। तो उनको लिखने वाले का आपको नाम बताना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये जो आयतें लिखी हैं जिसकी कैलीग्राफी अमानत खान सिराजी ने की है। ठीक है, ये शाहजहां ने ताजमहल को अपनी बीवी मुमताज महल, जिसका सही नाम एक्चुअल में अर्जुमंद बानो बेगम था, उसकी स्मृति में इसने बनाया हुआ था। ठीक है, अमानत खान सिराजी जो है इसके कैलीग्राफर थे और इसको जो आर्किटेक्ट था वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है,
तो ये दो नाम जो है वो ताजमहल के निर्माण में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ठीक है, ऑप्शन है आपके बाबर, जहांगीर, अकबर और हुमायूं। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन डी है, ये हुमायूं के जो है मुगल शासक के जो है वो सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में किस मुगल शासक ने की थी? ठीक है, मयूर सिंहासन के बारे में बताना है। ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, अकबर और बहादुर शाह। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, ये शाहजहां ने जो है वो लाल किले में जो है वो मयूर सिंहासन की स्थापना की थी, जिसको एक्चुअल में तख्त-ए-ताऊस नाम से जाना जाता था। लोकप्रिय नाम इसका मयूर सिंहासन या मोर सिंहासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो इसके निर्माण में किसी तरह का कोई योगदान नहीं दिया है। ठीक है, ये जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था और इसको कंप्लीट जो कराया था वो इल्तुतमिश ने कराया था। तो ये इल्तुतमिश के टाइम पे ये 4 मंजिला इमारत थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको बनाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल आते आते इस पे आकाशीय बिजली वगैरह गिरने की वजह से इसकी जो चौथी मंजिल जो थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, इसकी चौथी मंजिल को तोड़ के उसके स्थान पर 2 और मंजिलें ऐड की थी। तो इस प्रकार से जो कुतुब मीनार का वर्तमान ढांचा है 5 मंजिल का, वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल किसमें स्थित है? हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी और आगरे का किला। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, फतेहपुर सीकरी है, जहां पे अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया हुआ था। तो उसी कैंपस के भीतर जो है वो एक पंचमहल भी स्थित है। ये 5 तल का एक महल है जो अवरोही क्रम में, एक्चुअल में सबसे नीचे वाला जो है वो सबसे बड़ा है, उसके छोटा है, उससे छोटा है, ऐसे सकरा होता जाता है। इस तरह का एक पंचमहल फतेहपुर सीकरी के कैंपस में बना हुआ है, अकबर ने बनवाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के किले का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, ये आगरे के किले का निर्माण जो है वो अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है मिरात मिर्जा घियात, अब्दुल लतीफ, मीर कासिम और शेख आलम शाह। तो सभी लोग जानते हैं कि हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के हो गई थी, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मृत्यु हो गई थी। तो उसके मृत्यु के पश्चात जो हुमायूं की पत्नी थी बेगम हमीदा बानो, ठीक है, इन्होंने एक जो है इनके मकबरा बनवाया हुआ था, जिसके वास्तुकार जो थे वो थे मिरात मिर्जा घियात। ठीक है, मिरात मिर्जा घियात जो है वो हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार हैं। ये हेरात शहर है अफगानिस्तान में, वहां से ये संबंधित हैं। ठीक है, और इसी हुमायूं के मकबरे को वर्ष 1993 में यूनेस्को ने क्या किया है, विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर के रूप में इसको शामिल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र से मेल खाता है? ऑप्शन एशिया का इंडिया, अफ्रीका का कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तरी अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का ब्राजील। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, दक्षिण अमेरिका जो है इसका सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राजील है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो चाइना है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो कनाडा है और अफ्रीका का जो सबसे बड़ा जो देश है वो अल्जीरिया है। ठीक है, अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है वो अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ऑस्ट्रेलिया को जो है द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाते हैं। यहाँ पर ऊन उत्पादन के कारण, ऊन का अधिकतम उत्पादन होता है, इसी ऊन उत्पादन के कारण इसको लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो ये देश का नाम बताना है। देश में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन है तंजानिया, कीनिया, इथोपिया और घाना। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया देश में स्थित है और एक निष्क्रिय जो है
ज्वालामुखी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितने प्रतिशत हिस्सा घेरा हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 3.4, 4.4, 5.4 और 2.4। तो इसका जो सही जवाब है वो 2.4 है। जो पृथ्वी का पूरा धरातल है उसका करीब 2.4% हिस्सा जो है भारत में है। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो पृथ्वी के कुल हिस्से का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत, ये आपको बताना है किन किन देशों के बीच सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास भारत और भूटान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और तिब्बत। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा, जो विश्व का जो है तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग है। ऑप्शन है 6500 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर और 9200 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह की तटीय लंबाई जोड़ ली जाए तो भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई जो है वो 7500 किलोमीटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है? उस दर्रे का आपको नाम बताना है। रोहतांग, नाथुला, खारदंगला और बनिहाल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम को तिब्बत के साथ जोड़ता है और भारत चीन सीमा पर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो बोलते हैं, जिसके कारण जो है वो सर्दियों के समय में, नवंबर दिसंबर के समय में जो है वो भारत में वर्षा होती है। आपको बताना है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है। ऑप्शंस हैं काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और अरल सागर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्पन्न होता है, जो सर्दियों के समय में भारत में वर्षा करता है, जिसको लौटते मानसून की वर्षा भी बोली जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर और बांगर निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये जलोढ़ मिट्टियां हैं, खादर और बांगर जो है वो जलोढ़ मिट्टियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है? ऑप्शन है रिगर या रेगुर मिट्टी, मटियार या दोमट मिट्टी, शुष्क हल्की मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो इसका जो सही जवाब है वो रिगर या रेंगुर मिट्टी जो है वो सूर्यमुखी की खेती के लिए सबसे अनुकूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण है? ऑप्शन है मैग्नीशियम की बहुतायत, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति और फॉस्फेट की बहुतायत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है लोहा युक्त तत्व है ये, इसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग क्या है? लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है फसलें कहलाती हैं? ऑप्शन रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, नकद फसलें और जायद फसलें। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। रबी की फसलें जो हैं वो सर्दियों में उगाई जाती हैं और वसंत ऋतु में काट ली जाती हैं। खरीफ की फसलें जो हैं वो जुलाई के आसपास बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर के आसपास आते आते काट ली जाती हैं। और खरीफ और रबी के बीच का जो समय होता है, जो मार्च अप्रैल से मई जून के बीच का समय होता है, उस समय में जो फसलें बोई जाती हैं उनको जायद की फसलें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? ऑप्शन है 550, 250, 552 और 600। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। जो वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है वो 550 है। पहले ये 552 होती थी, जिसमें 500 सदस्य जो होते थे वो निर्वाचित और 2 सदस्य जो थे वो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत होके आते थे। लेकिन इसमें क्या किया है सरकार ने, क्या किया है, जो आपका 104वां संविधान संशोधन आया है 2019 में, उसके बाद ये है जो अनुच्छेद 334 में संशोधन करते हुए लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग मनोनीत होके आते थे उनको, उस प्रोविजन को क्या है खत्म कर दिया गया है। तो अब जो सदस्य संख्या अधिकतम है वो 550 रह गई है। ठीक है, 2019 से ये सदस्य संख्या अब 550 रह गई है, पहले 552 होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन है जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत शयनम अयंगर और पंडित वो डॉक्टर पीवी चेरियन। तो इसका जो सही जवाब है
वो ऑप्शन ए है। ये जीवी मावलंकर जी जो हैं ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे। अभी इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि पहली लोकसभा कब बैठी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा संविधान के किसी अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकती है। ठीक है, ऑप्शन है 128, 198, 223 और 249। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा मानती है कि कोई विषय जो है, जो अभी जो है वर्तमान में जो राज्य सूची का विषय है, बट मानती है कि इस पर कोई राष्ट्रीय जो है वो इंटरेस्ट का मुद्दा जुड़ा हुआ है जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने की जरूरत है, तो राज्यसभा अपने कुल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर सकती है और जिसके तहत जो है संसद को उस मुद्दे पर, उस मामले पर कानून बनाने की शक्ति दे सकती है। तो ये अनुच्छेद 249 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है? ऑप्शन है 93, 105, 108 और 116। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो क्या कर सकता है, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ये संविधान का अनुच्छेद है 89(1) 89(1) के तहत जो है वो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। इसके अलावा जो 35 वर्ष है ये भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। और इसके अलावा जो 21 वर्ष है ये जो है वो विवाह की आयु है। ठीक है, पुरुषों के विवाह की जो आयु है वो 21 वर्ष है और मतदान के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। ठीक है, तो ये सभी की आयु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ऑप्शन से 1/4, 1/2, 1/3, 1/5। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्यगण है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? ऑप्शन है 40, 31, 62 और 29। तो ये लोग राज्यसभा में जो है वो 31 सीटें क्या है उत्तर प्रदेश से हैं। राज्यसभा में 31 सदस्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश से जाते हैं और ये भारत में सर्वाधिक हैं। ठीक है, राज्यसभा में सर्वाधिक जो प्रतिनिधित्व है वो उत्तर प्रदेश का है जनसंख्या के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन है 17, 19, 15 और 12। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ये जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है। ये 12 सदस्य जो होते हैं ये कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं जिनको राष्ट्रपति क्या है मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा की सदस्यता दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? ऑप्शन है 81(1), 59(1), 75(1) और 81। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये अनुच्छेद 75(1) के तहत जो है वो राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नाबार्ड का आपको फुल फॉर्म बताना है। नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एसेट एंड रूरल डेवलपमेंट, न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये जो नाबार्ड का पूरा नाम है ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ये नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को हुई। ठीक है, कब हुई? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई और एक समिति बनी हुई थी शिवरामन समिति। उस शिवरामन समिति की संस्तुति के आधार पर ये नाबार्ड की स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आयात निर्यात एक्जिम या EXIM बैंक स्थापित हुआ था। ऑप्शन है 1981, 82, 85 और 89। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये वर्ष 1982 में आयात निर्यात या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भारत सरकार के अधीन है और एक वैधानिक निगम है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है वो एक अधिनियम पारित करके, संसद द्वारा एक अधिनियम पारित करके की गई थी। और इसका जो स्थापना का कारण है वो है कि आयात और निर्यात के लिए आयातकों और निर्यातकों को क्या है, फैसिलिटेट किया जा सके, उनके वित्त का क्या है, प्रबंधन किया जा सके, उनके लिए वित्त की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1941, 40, 1937 और 1935। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है आपका। जो रिजर्व बैंक की स्थापना है वो 1937 में हुई थी। भारत का जो भारत शासन अधिनियम है 1935, उसके तहत जो है वो रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1937 में। इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1935 में ही हो गई थी और इसका जो स्थापना हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही वर्ष 1935 में इसकी स्थापना कोलकाता में हुई। उसके बाद से 1937 में जो है ये इसका जो मुख्यालय ट्रांसफर करके मुंबई चला गया और उसके बाद फिर 1937 के बाद 1949 में 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रहा है उसके बाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आरबीआई जो है नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बढ़ जाएगी, घट जाएगी और कोई असर नहीं होगा। तो एक्चुअल में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका एक प्रोविजन है जिसके तहत जो है हर एक बैंक को एक निश्चित कोष जो है वो अपने पास जो है स्टोर करके रखना होता है। ठीक है, जिसको नगद कोषानुपात बोलते हैं। ठीक, ये इनको हमेशा अपने पास रखना होता है। अगर आरबीआई क्या है इसकी जो मात्रा है उसकी क्वांटिटी को अगर ये कम कर देता है तो नो डाउट बैंकों को क्या है लोन देने के लिए उनके पास और अधिक पैसा हो जाएगा, तो जिससे क्या है साख सृजन क्या है बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर जो सही है वो ऑप्शन बी है। यदि नकद कोषानुपात जो कैश रिजर्व रेशियो जो इसको बोलते हैं CRR, अगर CRR को घटा दे तो क्या है मार्केट में मनी का फ्लो जो है बढ़ जाएगा या साख सृजन क्या है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहक की शिकायतों का समाधान करता है। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं। शिकायत पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है। तो इसका जो सही जवाब है वो केवल ऑप्शन ए है। जो बैंकिंग लोकपाल है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बाकी सार्वजनिक के साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र के जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं वो भी इसके बारे में इसके अधीन आते हैं। बाकी इसका जो फंक्शन है वो क्वासी जुडिशियल है, अर्ध न्यायिक है। इसके तहत इसके अगेंस्ट जो है अपील वगैरह करने का भी प्रोविजन है। तो इस तरह से इसका केवल सही जवाब ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है साबुन बनाने में, बारूद बनाने में, फोटोग्राफी में और अंकुर नाशक दवा में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं और परिवर्तन होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है, इसका जो भार जो है वो बढ़ जाता है। एक्चुअल में जंग लगना क्या है, लोहे का ऑक्सीडेशन होना है, लोहे का ऑक्सीकरण होता है। तो जो ऑक्सीजन की मात्रा इसमें जुड़ती है ऑक्सीकरण के बाद जो जंग लगने से, तो उसकी वजह से वो उतना द्रव्यमान जो है उसमें ऐड हो जाता है और इसका भार जो है बढ़ जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ए सही है। बाकी इसका ऑप्शन जो है वो डी भी एक हिसाब से सही हो जाएगा, बिकॉज लोहे का भार क्या है परिवर्तित हो जाता है। तो ए और डी इसके दोनों सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन है सोडियम, एल्यूमिनियम, ताम्र और निकेल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। एल्यूमिनियम जो है वो ठंडे पानी की जगह
गर्म करने पर वाष्प से क्या है प्रतिक्रिया कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास सोडियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? ऑप्शन है चांदी, कोबाल्ट, निकेल और पारा। तो सही जवाब इसका है पारा। अगर किसी भी धातु में क्या है पारा को मिला दिया जाए किसी मिश्र धातु में, तभी उसको जाकर पारद मिश्रण या अमलगम कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 80 दिन, 90 डेज, 120 डेज और 140 डेज। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं या लाल रुधिराणु है, इनका जीवन काल जो है वो 120 दिन का होता है। उसके पश्चात इनकी जो है वो प्लीहा या जिसको तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से इसको प्लीहा को या तिल्ली को जो है वो कब्र भी, इनकी लाल रुधिराणु की कब्र भी इनको बोलते हैं या शमशान ग्रह भी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में किस माध्यम से प्रवेश करता है? ऑप्शन है वृक्क धमनी, बाहरी इलियाक धमनी, कक्षीय धमनी और अंतः प्रकोष्ठिका अनर धमनी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, ये वृक्क धमनी द्वारा जो है वो किडनी या गुर्दे में रक्त प्रवेश करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा, यकृत, हृदय और किडनी। तो प्लीहा को जो है वो मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं, बिकॉज ब्लड में जो शरीर में जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है उसको प्लीहा में स्टोर कर लिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर ये इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन है 25 से 30%, 55 से 60, 70 से 75 और 80 से 85। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। मानव रक्त है उसमें 55 से 60% जो है वो प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का पीएच होता है, ऑप्शन है 5.0 से 6.0, 1.5 से 4.5, 3.9 से 4.8 और 7.3 से 7.5। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, 7.3 से 7.5। या रुधिर का जो पीएच होता है वो हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये इसके साथ आपके ये जो क्वेश्चंस है इन सभी क्वेश्चंस का ये आंसर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपको आंसर अगर कोई मैच करना हो तो ये आंसर आप वहां से मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही क्या है, ये हमारे पार्ट 6 के जो हैं वो 50 क्वेश्चन 251 से 300 तक कंप्लीट हो गए हैं। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर लें। बाकी इनकी पीडीएफ्स के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ये पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आज वीडियो में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।